नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने भारत में मृदा संसाधन की बात की थी, जिसमें मिट्टी के विभिन्न प्रकारों और उनके वितरण की बात की थी। फिर मैंने मृदा संबंधी कुछ समस्याओं की भी बात की थी। इस वीडियो में हम कृषि संबंधी भारत की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। मृदा का पूरी दुनिया भर में मानव ने कोई सबसे अच्छा उपयोग अगर किया है तो वो कृषि कार्य में किया है। तो हम उस मृदा और कृषि को जोड़कर थोड़ा इस वीडियो में अगले कुछ वीडियो जो है उनमें बात करेंगे कि भारत में मृदा संसाधन हमने देखा, अब उसमें जो कृषि कार्य हो रहा है वो किस तरह का है, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, भारत में प्रमुख फसलें कौन सी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो इन सब तथ्यों पर हम आगे बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है और वीडियो को ध्यान से इसलिए देखेंगे कि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी होंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। कृषि क्या है उसको समझते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइवस्टॉक। हम बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहें तो मिट्टी में फसलें उगाने की जो कला है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके पीछे कल्चर शब्द लगा है, बेसिकली ये एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। कृषि करने का जो कार्य है वो, तो एग्रीकल्चर मतलब सामान्य मिट्टी में फसलें उगाने की जो कला है, और पशुपालन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर संबंधी जो काम है उसमें क्या क्या आता है। एक तो कोई किसी भी तरह का पौधा उगाना, और दूसरा एनिमल संबंधी कोई कोई काम करना, दोनों चीजें। और वो क्यों किए जाते हैं? इंसान खुद अपने इस्तेमाल के लिए करता है या फिर मार्केट में उसको बेचने के लिए भी करता है। दोनों चीजों के लिए ये काम किया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो दुनिया को सबसे ज्यादा खाने की जो चीजें हैं वो कृषि से मिलती है। खाद्यान्न जिसको हम कह सकते हैं, कुछ धागे जिसको कॉटन है, जूट है, वुल है, उस तरह का, क्योंकि ये कहीं कहीं या तो कृषि से आते हैं या पशुपालन से आते हैं। लेदर भी उसका एक उदाहरण है। तो ये सारी जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, ये धागे सारे, चमड़ा, ये सब हमें कहीं कहीं कृषि से मिलता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराता है। कृषि संबंधी कितने उद्योग चल रहे हैं दुनिया भर में, उन सब के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है? वो कृषि से ही आता है। तो ये कृषि क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर कृषि ना हो तो आप सोचिए लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा और वो अपना पेट कैसे पालेंगे। बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत ज्यादा समस्या दुनिया के सामने खड़ी हो जाएगी अगर हम कृषि नहीं करेंगे तो। नेशनल फार्मर्स डे, या इसको हम किसान दिवस भी कहते हैं, ये प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, जब भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि चौधरी चरण सिंह जी, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था वो 5 से 6 महीने ही रहा, लेकिन फिर भी ये भारत के प्रधानमंत्री थे 5वें, और 1987 में इनकी डेथ हो गई। तो इनके द्वारा जो कृषि संबंधी जो काम किए गए थे, जो किसानों के वेलफेयर के लिए काम किए थे, कृषि को बढ़ाने संबंधी जो काम किए थे, वो बड़े रिमार्केबल है, बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए। और इतने छोटे से काल में प्रधानमंत्री रहते हुए भी इन्होंने किसानों के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया। तो इनके जन्मदिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की पहली कृषि नीति 2000 में आई थी, जिसका नाम है द फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, एनएपी भी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नाप कहते हैं, जुलाई 2000 में। इसके जो मुख्य थ्रस्ट एरिया थे वो क्या थे? अब यहाँ एक थोड़ी सोचने वाली बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी एक कृषि संबंधी पॉलिसी बनाते बनाते हमें आजादी के बाद कितने साल गुजर गए। आप देखिए, फिर 2000 में कहीं ये बनी, तब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, और नीतीश कुमार जी जो कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, वो कृषि मंत्री थे। तो इन दोनों के नेतृत्व में एक कृषि नीति बनी। और इसके जो मुख्य थ्रस्ट एरियाज हैं वो कौन कौन से? ग्रोथ रेट मोर देन 4% पर है, हर वर्ष 4% से अधिक कृषि में विकास दर दर्ज की जाए, ये है। और ये कहीं प्रश्न पूछा भी है कि किसी एग्जाम में कि कितनी रखी गई थी वो लक्ष्य। टू इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंज, जो कृषि के विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं चाहिए उनका विकास करना एक तरह से, और उनमें जो परंपरागत चीजें हैं उसमें बदलाव लाना। टू मेक एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड, कृषि को हम बाजार आधारित बनाएं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि विकास किया जाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि में विविधताएं हैं उनको बनाए रखा जाए और या उनकी वृद्धि की जाए। माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे कृषि क्षेत्रों में
में बांट कर देश को, और फिर उसमें जो विशेषताएं उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया जाए। वाटर मैनेजमेंट कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जाए। एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर संबंधित जो बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जाए, और एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। ये कुछ बातें हैं, थ्रस्ट एरिया है जो इस नीति में जिन पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसी तरह से आप देखिए 1966 में द सीड एक्ट, बीज अधिनियम जिसको कह सकते हैं, वो आया था 1966 में। उसके बाद 1988 में न्यू सीड पॉलिसी आई, नई बीज नीति घोषित की गई। और फिर 2002 के अंदर नेशनल सीड पॉलिसी, राष्ट्रीय बीज नीति घोषित की गई। और इस बीज नीति में भी जो थ्रस्ट एरिया थे, सीड इंडस्ट्री का विकास करना, कंजर्वेशन ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी, सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के बीज देना, सीड डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, बीज है और उनका वितरण करना, उनकी मार्केटिंग करना, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो उस पर ध्यान देना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आधारभूत सुविधाएं बढ़ाना, इंपोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, दूसरे देशों में कुछ अच्छे बीज वगैरह हैं, कुछ अच्छे प्लांट्स है तो उनको इंपोर्ट करना, फिर देश में भी सीड्स बनाना और उनका निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक सीड, जो लोकल देसी बीज जिसको हम कहते हैं उनका भी प्रमोशन करना। और स्ट्रेंथनिंग द ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है किसानों का उसको उसको आगे बढ़ाना। तो ये सारी चीजों को लेकर के ये नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में आई थी। अभी वर्तमान में 3 कानून सितंबर 2020 में भारत सरकार ने लागू किए हैं और जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे, जिनका भी कुछ विरोध भी हो रहा है, उन कानून की बात कर लेते हैं। पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि किसान अपनी फसलें अपनी मनचाही मर्जी से कहीं पर भी बेच सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं, वहां से खरीद भी सकते हैं। और वो एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, ये कमेटी राज्य स्तर पर बनाई जाती है, यह निगरानी रखने के लिए कि किसानों के साथ कोई मतलब शोषण तो नहीं हो रहा उनका, या कम कीमत पे तो उसकी चीजें नहीं बिक्री, इस तरह के लिए कमेटी होती है जो स्टेट लेवल की होती है। तो इसके दायरे से बाहर भी वो फसलें बेच सकता है और खरीद सकता है, और बाहर बेची गई किसी भी फसल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन बिक्री भी की जा सकती है। तो ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है और सरकार का मानना है कि इससे किसानों को लाभ होगा। दूसरा जो नियम है, जो अधिनियम है, वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020-2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक कहा जाता है। इसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी किसान अपने खेत में फसल बोने से पहले किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मैं मेरे इस खेत में ये फसल उगा रहा हूँ, और वो कंपनी मतलब किस प्राइस पर खरीदेगी उसको वो पहले से ही तय हो जाता था, कि किसान को आश्वस्त रहे कि हाँ मैं ये फसल उगा रहा हूँ तो मेरी फसल इस कीमत पर आगे बिकेगी, पहले से ही तय कर लिया जाता। जिससे अगर किसान की कोई खराबा भी हुआ तो वो कुछ भी हुआ तो वो कंपनी भरेगी, उससे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। जो कंपनी एग्रीमेंट कर रही है उसकी वो भरपाई उसके द्वारा की जाएगी। तो फिर किसान अपनी कीमत पर वो सारा सामान बेच सकते हैं, और इससे बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी किसानों का सरकार का मानना है, और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या है, एक 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको एक लिमिट से ज्यादा भंडारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि सब चीजें भंडार कर ली जाती थी, फिर मार्केट में चीजें कम हो जाती थी, कुछ ऐसे लोग कंपनियां उनको इकट्ठा कर लेती थी, फिर मार्केट में वो चीजें कम हो जाती थी, कीमत बढ़ने पर फिर वो बेचती थी। तो ऐसा में फिक्स कर जाएगा कि एक लिमिट से ज्यादा कोई इन चीजों को नहीं खरीद सकता। तो अब उसमें से, उस आवश्यक वस्तु अधिनियम में से अनाज है, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी जो फसलें उनको बाहर कर दिया गया। मतलब ये है कि अब इन चीजों का कितना भी भंडारण किया जा सकता है। पहले वाली व्यवस्था में यह था कि लिमिट के बाद में कंपनी या कोई भी जो भी स्टॉक कर रहा है वो खरीद नहीं सकता था, तो वो चीजें फिर किसानों के पास ही रह जाती थी और खराब हो जाती थी। अब ये कर दिया गया कि हाँ ये कोई कितना भी खरीद सकता है, उससे क्या किसानों की सारी चीजें बिक जाएगी, उनके पास पड़ी नहीं रहेगी। ये थी। अब इन 3 कानूनों को लेकर दिल्ली के आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, कुछ उनके कुछ किसान हम कह सकते हैं, वो इसका कुछ विरोध कर रहे हैं, काफी लंबे समय से वो विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है। मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कि ये सही है गलत है क्या है उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इन तीनों कानूनों से हमें मतलब कोई नुकसान नहीं है। अब आगे सच क्या है आप खुद ही सोच लीजिए।
अब हम बात करेंगे भारत में कृषि संबंधी मुख्य विशेषताओं की। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, हम सब जानते हैं। और जो भारतीय कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर जो है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो भारत के 54.6%, ऑलमोस्ट 55% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। उसमें से 118 मिलियन तो कल्टीवेटर्स यानी कि कृषक हैं और 144 मिलियन लोग कृषि श्रमिक हैं। इस तरह से टोटल मिला के 55% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब जहाँ जिस देश के लोगों की आधे से ज्यादा लोगों की इनकम कृषि हो तो क्यों ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी, या बैकबोन भी हम उसको कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ देशों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो भारत में 55% लोग एग्रीकल्चर संबंधी कार्य कर रहे हैं, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में 1.14%, यूएसए में 1.41%, कनाडा में 1.49%, ऑस्ट्रेलिया 2.54%, जापान 3.38%, रशिया 5.77%, इवन चाइना से भी कंपेयर करें तो लगभग 23% लोग वहाँ के एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ 55% लगे हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितने लोगों को ये रोजगार दे रहा है। ये जो लोग हैं, जो देश है, वो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर काम मशीनें करती है, तो लोगों की उसमें नीड बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग उत्पादन नहीं करते हैं, कृषि कार्य नहीं करते, कृषि कार्य होता है, लेकिन वहाँ ये सारा काम मशीनें करती है। और इंसान अगर कुछ काम कर रहा है तो वो मशीनें चलाने का काम कर रहा है, और हम जानते हैं कि एक मशीन 100 लोगों का काम एक साथ कर सकती है। इस वजह से ये परसेंटेज काफी कम है। फिर हम भारतीय कृषि को कहते हैं गैम्बल ऑफ मानसून। ये बहुत ही अच्छी विशेषता, बहुत ही बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं। अच्छी तो क्या, गैम्बल ऑफ मानसून मतलब मानसून का जुआ है। उसका कारण ये कि भारत की जो कृषि है 60% हिस्सा, 60% हिस्सा उसका मानसून पर डिपेंड है। अगर बारिश अच्छी हुई तो कृषि भी अच्छी होगी, बारिश कम हुई या ज्यादा हुई, दोनों ही कंडीशन में फिर भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है इसको। अगर किसी समय सूखा पड़ जाता है, बारिश कम होती है, तो फिर रबी की खरीफ की फसल तो भाई रबी की फसल भी चली जाती है क्योंकि पानी नहीं मिलता। इसलिए ये एक जुआ है। भारत का किसान कभी भी आश्वस्त नहीं रहता कि हाँ उसको इतनी फसल मिल ही जाएगी। ये सब मानसून पर ही डिपेंड करता है। और मानसून क्या है ये हम बहुत पहले बात कर चुके हैं अगले वीडियोज में। भारत की जीडीपी में कृषि का जो रोल है 2020-21 के हिसाब से वो 20.19% है। पहले थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी जो कोविड काल चला तो उसमें बाकी चीजों का उत्पादन घटा तो कृषि का फिर बढ़ गया थोड़ा सा। 1950-51 से तुलना करें तो लगभग 52% जीडीपी में रोल था एग्रीकल्चर का, जो अब 20 के आसपास रह गया है। क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा, लगभग 54% हिस्सा उसका है, और इंडस्ट्री का हिस्सा भी लगभग 26% है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो थोड़ा कम है। नेक्स्ट है रोल इन एक्सपोर्ट। भारत जितना निर्यात करता है उसमें से 17.34% भाग कृषि संबंधी प्रोडक्ट का होता है 2021 के हिसाब से। भारत के अंदर कृषि संबंधी जो क्षेत्र है 2018 में 60.4% भाग, ये देखिए बहुत बड़ा रेशो है ये, कि भारत की जितनी भी जमीन है उसके लगभग 60% हिस्से पर एग्रीकल्चर की गई थी 2018 में। और ये अमूमन वेरी करता है, 55% से 60% के बीच में रहता है हर साल। हर साल अलग अलग रहता है। 2018 में लगभग 60%, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत की कुल जमीन का 50% से ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चरेबल है, कृषि योग्य है। ये बहुत अच्छी बात है, जबकि कुछ देशों में तो बहुत कम होता है। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, भारत में जितनी कृषि होती है उसका 70% भाग तो खाद्यान्न पैदा होते हैं। पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में 0.12 हेक्टेयर है, जबकि वर्ल्ड में ये 0.29 हेक्टेयर है। 2019 के आंकड़े हैं ये भारत सरकार के। भारत की एक और विशेषता ये है कि भारत का उत्तर वाला जो हिस्सा है वो तो टेम्परेट क्लाइमेट में आता है, और दक्षिण वाला ट्रॉपिकल में, उष्णकटिबंध में और शीतोष्णकटिबंध में। तो उत्तरी भारत में सर्दी और गर्मी दोनों में पैदा होने वाली फसलें हो जाती हैं, और दक्षिणी भारत में गर्मियों में पैदा होने वाली फसलें होती है। तो भारत को ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है, इसलिए सभी तरह की फसलें भारत में पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट, मिक्स एग्रीकल्चर है भारत के अंदर। इसका मतलब ये कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। भारत के गाँवों में आपने देखा होगा किसान कृषि भी करता है, पशुपालन, दोनों मिश्रित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्हीं बैलों का और वो जो इस्तेमाल है वो खेती करने में कर लेता है, उसके गोबर वापस खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। जो घास एग्रीकल्चर से पैदा होती है उसको वो पशुओं को खिला देता है, कुछ अनाज भी पशुओं को खिला देता है, मतलब सब मिला जुला। इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहता है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर है। इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारत के इंडस्ट्रियल विकास में जो कृषि संबंधी उद्योग है उसमें कृषि का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप कपड़ा उद्योग ही देख लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग जिसको हम कहते हैं, ऊन उद्योग भी पशु पर आधारित होता है, शक्कर उद्योग दे, और खाने पीने की कितनी इंडस्ट्रीज हैं
सारी इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लैक ऑफ कमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये थोड़ा देखा जाता है भारत के अंदर व्यापारिक कृषि का विकास उतना नहीं हुआ है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का भी विकास पर बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे इनका विकास भी हो रहा है। ये भी एक भारतीय कृषि की विशेषता है। अगर हम भारत में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उसमें हम देखें कि हम दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जिसमें लीड करते हैं, फर्स्ट नंबर है हमारा। एक तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, हमने कहा भारत के 55% लोग, दुनिया के दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश का भी 55% हिस्सा एक ही काम कर रहा है एग्रीकल्चर में। तो भारत की जो कृषि है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एक तरह से देखें तो। इतना और किसी देश में इतनी जनसंख्या नहीं लगी होगी। हाँ, उसका परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल एब्सोल्यूट जनसंख्या की बात करें तो उतनी नहीं हो सकती। विश्व में सबसे ज्यादा इरिगेटेड लैंड एरिया जो है वो इंडिया में है। सबसे ज्यादा पशु भारत में है। मिल, टोटल दालें, मसाले, ग्राम यानी कि चना, अरहर, जूट, आम, बनाना, केले, इन सब का उत्पादन में भारत प्रथम नंबर पर है। इसी तरह से अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो ओवरऑल जो कृषि उत्पाद है उसमें हम सेकंड पोजीशन पर है। ऑयल सीड यानी कि तिलहन, फ्रूट्स और वेजिटेबल, व्हीट यानी गेहूं, राइस, चावल, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, टी, चाय, कॉटन और कपास और शुगर केन यानी गन्ना, इन सब के उत्पादन में हम सेकंड पोजीशन पर। हालांकि इनमें से कुछ की बात हम आगे डिटेल में करेंगे। जैसे हम इरिगेशन फैसिलिटी की बात करें तो भारत के अंदर 65.3 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधाएं अभी वर्तमान में उपलब्ध है। अगर हम भारत का नेट सोन एरिया, हम कहें सकल जो बोया गया क्षेत्र है उसको हम कहें, या कुल बोया गया जो क्षेत्र है उसको हम देखें तो 141 मिलियन हेक्टेयर है। और इतना उसमें से इरिगेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसका 4.6% हिस्सा, 46.31% हिस्सा, 46.31% हिस्सा इरिगेटेड है, मतलब वहां सिंचाई की सुविधा है। इसी तरह से अगर हम ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया कहें, सकल जो जो कल्टिवेटेड लैंड है उसको कहें, तो वो 195 मिलियन हेक्टेयर है। और उसका फिर अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 3.49% होगा। ठीक है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत का जो जो टोटल कृषि योग्य एरिया, जो नेट सोन एरिया है, उसका 46% हिस्सा इरिगेटेड है। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई पंजाब में हो जाती है, इसका 98% हिस्सा इरिगेटेड है पंजाब का। इसी तरह से हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, ये कुछ ज्यादा इरिगेशन वाले स्टेट है जहाँ फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। सबसे कम सिंचाई का विकास असम में हुआ है। मिजोरम में, जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट से, वहां उतना ज्यादा विकास नहीं देखने को मिलता है इरिगेशन का। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से होती है 46%। उसके बाद कैनाल, नहरों से 26%, डगवेल जो कुएं खोदे जाते हैं 16%, टैंक तालाब से 3%, और इसके अलावा जो साधन है 9%। और भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई जो हो रही है वो जो वीट के अंदर होती है, लगभग 30%। इसके अलावा पैडी, चावल, हालांकि बारिश में उगाया जाता है तो ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे सीजन में उगता है उसमें सिंचाई की जाती है, तो 28% है इसका हिस्सा। और गन्ना भारत में एक ऐसी कपास है जो 100% इरिगेशन से ही उगती है। अगर हम खेतों की साइज के बारे में भारत में बात करेंगे तो एवरेज साइज है 1.08 हेक्टेयर, ये 2015-16 के आंकड़े हैं। और अगर हम 70-71 में ये आंकड़ा देखते तो 2.28% था, हेक्टेयर था, जो धीरे धीरे कम होता गया। अभी अगर हम देखें तो भारत में 86% जो खेत हैं उनकी साइज 2 हेक्टेयर से भी छोटी है। और सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो खेत है वो राजस्थान में मिलते हैं, क्योंकि डेजर्ट है वेस्टर्न राजस्थान में, तो वहाँ रेतीली जमीन है, बड़े बड़े खेत होते हैं, हालांकि महत्व उतना ज्यादा नहीं होता। सबसे छोटे खेत केरल के अंदर देखने को मिलते हैं, जो 0.23 हेक्टेयर के ही है। अगर हम भारत के जो खेत है 1 हेक्टेयर एवरेज अगर देखें, उसकी तुलना हम यूएसए से करें तो वहाँ 180 हेक्टेयर का एक खेत है, ब्राजील में 73 हेक्टेयर का एक खेत है, यूके में 71 हेक्टेयर, फ्रांस 45 हेक्टेयर। देखिए अब इनसे तुलना करिए, भारत के अंदर क्या स्थिति है, छोटे छोटे खेत है सारे। और उसका कारण माना जाता है इतने छोटे छोटे, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जो 1956 में आया था, बाद में 2005 में उसमें संशोधन भी कर दिया गया। तो 1956 में ये कहा गया कि भारत के जो एक पिता के जितने बेटे हैं उस पिता की संपत्ति का सब में बराबर विभाजन कर दिया जाए। और 2005 में इसमें संशोधन किया गया कि नहीं, बेटे ही नहीं, बेटियों में भी बराबर विभाजन कर दिया जाए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि एक खेत था, 5 बेटे हैं तो उसके 5 टुकड़े हो गए, फिर उसके 2 बेटे हुए तो फिर उसके 2 टुकड़े हो गए। ऐसे करते करते वो खेतों की साइज जो है वो इतनी छोटी हो गई, और वो लगातार होती जा रही है, अभी लगातार होती जा रही है, छोटे हो रहे हैं अभी। तो आप देखिए 70-71 में कितने हेक्टेयर था, अब कितना हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ही रह गया हो। तो लगातार कम होता जा रहा है।
इससे पहले जो ट्रेडिशन भारत में चला आ रहा था उसमें ये था कि बाप की संपत्ति का सबसे बड़ा बेटा जो होता वही सब उसका हकदार होता था, लेकिन बाद में फिर ये कानून बने। हालांकि कानून सही है लेकिन उसका परिणाम खेतों पर बुरा पड़ा, ये सारे छोटे छोटे खेत हुए। ये देखिए अब ये इतने छोटे छोटे खेत सारे सब टुकड़े हो गए, अब इनमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्या काम इसमें हम करेंगे? हार्वेस्टर नहीं चल सकते, बड़े ट्रैक्टर, कोई लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें। और अधिकांश खेतों में तो भारत में वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। एक किसान को इंतजार करना पड़ रहा है कि ये किसान खेत में फसल काटेगा तब मैं ट्रैक्टर लेके अगले फसल में जाऊंगा, अगले खेत में जाऊंगा। ये बड़ी दिक्कत है भारत के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ मैंने आपको परसेंटेज बताए हैं होल्डिंग्स के, जो टोटल होल्डिंग्स है उसकी। मार्जिनल जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है 68.48% होल्डिंग्स है, किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसी तरह से 1 से 2 हेक्टेयर उनको स्मॉल कहते हैं, जो साइज है खेतों की 17.62% है। सेमी मीडियम जिसमें 2 से 4 हेक्टेयर का खेत होता है केवल 9.55% है। मीडियम जिसमें 4 से 10 हेक्टेयर का खेत होता है 3.80% है केवल। और बड़े खेत 10 हेक्टेयर से ज्यादा केवल 0.57% किसान ही ऐसे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा है लैंड होल्डिंग है। तो आप खुद सोचिए, अब इन दोनों को आप मिला ले 86% होता है, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है 86% फार्मर्स हैं, जो खेत है। तो आप देखिए कितना कम छोटे छोटे हो जाते हैं खेत सारे, और उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी भारत की कृषि संबंधी एक प्रमुख विशेषता है कि छोटे छोटे खेत हैं। अब दूसरा, भारत में कृषि संबंधी अगर हम बात करें तो 3 तरह की सीजन हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, भारत में 3 फसलें पैदा होती है। और विशेष तौर पर अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो खरीफ, रबी और जायद 3 तरह की जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर होती है। अब ये जो खरीफ है उस खरीफ में हम देखें तो जून में ये फसलें बोई जाती है और सितंबर तक काट ली जाती है, यानी कि मूलतः वर्षा ऋतु जो है उसमें ये फसल होती है। और ये बिना सिंचाई की होती है, इसलिए इसको बारानी कृषि भी कहा जाता है। रबी जो है वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च तक काट ली जाती है, और ये मूलतः सर्दियों में पैदा होती है। और इसी तरह से जायद को अगर हम देखेंगे तो ये भी अप्रैल मई वाला जो गर्मी का सीजन है उस समय ये बोई और काटी जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये जो फसलें हैं सारी, ये फसलें उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, मतलब गर्मी भी ज्यादा चाहिए पानी भी ज्यादा चाहिए। ये है समशीतोष्ण कटिबंध की जलवायु जिसमें ठंड चाहिए और पानी कम चाहिए, 2-3 बार पिला दो तब भी ये हो जाते हैं। तो इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती है। तो अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो खरीफ के अंदर यानी कि वर्षा ऋतु में मुख्यतः जो खाने संबंधी है, फूड या खाद्यान्न जिसको, या सीरियल्स भी हम जिसको कह सकते हैं, फूड ग्रेन्स भी जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं? राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है इस सीजन में। मक्का, पल मिलेट, बाजरा यानी sorghum, ज्वार, इस तरह की जो चीजें हैं वो खाद्यान्न है जो उत्तर भारत में मूलतः उगाया जाता है। दालों में इस समय ब्लैक ग्राम, इसको उड़द कहते हैं, ग्रीन ग्राम मूंग कहा जाता है, अरहर, काउपिया, इसको लोबिया या चबला भी कहते हैं, मोठ। ऑयल सीड, तिलहन में हम ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, सिसम यानी कि तिल जिसको कहते हैं, कैस्टर सीड, अरंडी कहा जाता है। मसालों में मूलतः इस सीजन में मिर्ची बहुत ज्यादा उगाई जाती है। और कमर्शियल क्रॉप में जैसे कपास है, शुगर केन यानी गन्ना है, ग्वार है, जिसको क्लस्टर बीन भी कहा जाता है। इसी तरह से रबी में जाए तो मुख्य जो वहाँ खाद्यान्न है, सीरियल्स है या फूड ग्रेन्स है, उसमें व्हीट और बार्ले आते हैं, यानी कि गेहूं और जौ। दालों में मुख्यतः ग्राम यानी कि चना और मसूर, ये दोनों बहुत बड़ी दालें हैं भारत में। भारत में सबसे ज्यादा दाल चने की दाल खाई जाती है। और पिया यानी कि मटर भी इसमें उगाए जाते हैं। ऑयल सीड्स के अंदर मस्टर्ड और लिंसीड है, सरसों और अलसी कहते हैं। मसालों में मूलतः कोरिएंडर यानी धनिया है, फेनुग्रीक मेथी है, कुमिन सीड जीरा है। ये कुछ मसाले हैं जो यहाँ मुख्य मूलतः उगते हैं। कमर्शियल में बीट रूट, चुकंदर कहते हैं, शक्कर बनाने में काम में आता है। और जायद में अगर हम देखेंगे तो उसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशुओं को खिलाने के लिए रजगा भी उगाया जाता है। तो ये भारत में मूलतः उत्तरी भारत की बात करूंगी। उत्तरी भारत में सर्दियां और गर्मियों की सीजन आती है, इस वजह से उत्तर भारत में फसलों का ये सिस्टम रहता है। अगर हम दक्षिणी भारत में देखेंगे तो यहाँ क्या, सदर्न भारत में तो, नदर्न भारत में तो मैंने आपको बता दिया कि सदर्न भारत में आप देखिए ज्यादातर राइस और मेज ही उगाए जाते हैं। राइस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल होने की वजह से गर्मी ज्यादा है, तो वहां फिर गेहूं वगैरह इस तरह की क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती आराम से। तो वहां फिर चावल ही सबसे ज्यादा, चावल बोते चावल लगाते, चावल बोते चावल लगाते। इवन सेवन सिस्टर और वेस्ट बंगाल से ही ये पूरा सिस्टम शुरू हो जाता है, और दक्षिण भारत केरल तक ये सब चीजें इसमें देखी जा सकती है। तो इस तरह से ये
रबी, खरीफ और जायद भारत की तीन जो कृषि ऋतु है, हम कह सकते हैं फसल ऋतु है हम जिसको कह सकते हैं। अक्सर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल रबी में उगाई जाती है, कौन सी खरीफ में उगाई जाती है, तो मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सी क्या है। प्लस ये भी पूछते हैं खाद्यान्न कौन से हैं, तिलहन कौन सा है, दलहन कौन सा है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। अब हम बात करेंगे भारत में कृषि संबंधी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली समस्या हमारी निर्भरता मानसून पर है, और मानसून बड़ा ही अनियमित होता है। कभी ज्यादा आता है, कभी लेट आता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी बीच में बहुत गैप पड़ जाता है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है, कुछ भी निश्चित नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा निर्भरता है हमारी, और वही सही समय पर आता नहीं है, या उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी भारत में सिंचाई संबंधी कुछ साधनों, कुछ बांध वगैरह बनाए, कैनाल्स बनाई है, व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है अभी तक। निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में पर हेक्टर हम विभिन्न फसलों का उत्पादन देखेंगे तो भारत में बहुत कम है वो उत्पादन जो है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और ऋणग्रस्तता, भारत के किसान ज्यादातर गरीब हैं, उनको लोन वगैरह की फैसिलिटी मिलती नहीं है, मिलती है तो फिर एक बार लेके वापस उसको भर नहीं पाते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए लोन लिया जाता है, फिर उसको चुकाने के लिए भी लोन लिया जाता है, मतलब पूरा जीवन उनका इसी स्थिति में निकल जाता है। भूमि सुधारों में कमी, जो भूमि के अंदर जो सुधार की बात है, चाहे हम बैरन लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में लाने की बात करें, या जो पड़ी हुई भूमि है उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में लाने की बात करें, या कुछ लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा रिफॉर्म इसमें हुआ नहीं है। छोटे खेत और विखंडित, जो अभी हमने बात की थी, 1 हेक्टर का खेत भारत के अंदर एवरेज है। अब ऐसे छोटे छोटे खेतों में कैसे काम करें, किस कैसे बड़े लार्ज स्केल पर कोई काम किया जा सकता है। अब इस खेत में आने का रास्ता ही नहीं, वो आए भी तो कहाँ से, इस खेत में कहाँ से आए। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि सारे खेत साफ हो, या इधर से कहीं उसको रास्ता मिल जाए, या ट्रैक्टर लाना हो, थ्रेशर लाना हो, कैसे लाया जा सकता है इन छोटे छोटे में। तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत है भारत के अंदर ये। वाणिज्यीकरण का अभाव है, कमर्शियलाइजेशन का बहुत बड़ा अभाव है। अब आप देखिए भारत के गांवों के किसानों को देखिए, वो कभी व्यापार करने की सोचता ही नहीं है, वो तो खेती इसलिए करता है कि पेट पाल ले, अपने बच्चों को खाना दे दे, या एक खेत में कुछ उसने गेहूं बो दिया, दूसरे में कुछ 2-4 सब्जियां उगा लेगा, एक में कुछ दाल उगा लेगा, बस वो सोचता ही यही है कि पेट पाल लिया जाए किसी तरह से। वो उसमें वो बात है ही नहीं कि मैं लार्ज स्केल पर कोई फसल पैदा करूं और उसको बेचूं। अल्प बेरोजगारी, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है भारत में, जो बड़ी समस्या है। किसान जब फसल बोता है और काटता है तब तो उसके पास काम होता है, लेकिन बीच में उसके पास कोई काम नहीं होता, वो बैठा रहता है फालतू। फिर कृषि योग्य भूमि का न्यूनीकरण, सॉइल डिग्रेडेशन की बात हमने पिछले वीडियो में बड़ी डिटेल में की थी। वो सारी समस्याएं भारत में बहुत ज्यादा है, और उसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का अभाव, बहुत ज्यादा उनका विकास नहीं हुआ, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम हम कहें, बड़े बड़े बांध, कैनाल, ये सब चीजें अब आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो उसमें इन सब चीजों का विकास बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं हुआ। उन्नत बीजों और खादों का अभाव है, ये भी एक बहुत बड़ी बात भारत के अंदर है। ये हाइब्रिड सीड्स है नहीं, है तो किसान तक पहुंचते नहीं है। मान लो किसानों को दे भी दिए जाए तो वो ये सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसलिए वो ट्रेडिशन पे विश्वास करता है। वो सोचता है कि मेरे पिताजी क्या कर रहे थे मैं वही करता हूँ, और पढ़ा लिखा भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो ऐसे में इन सब चीजों का वहां पर कोई मतलब नहीं रह जाता। मशीनीकरण का अभाव, अभी आज भी देखिए भारत का मैक्सिमम किसान हल और बैल से ही अपना काम कर रहे हैं, मशीनीकरण यहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसे में लिमिट में काम किया जा सकता है, हल और बैल से बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। हालांकि वर्तमान में चल रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, और उसमें ये मशीनीकरण और आधुनिक बीज और खाद और ये सब चीजों को नकारा जाने लगा है, लेकिन फिर भी एक हद तक तो वो होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े और वो सारी चीजें। फिर मृदा अपरदन, इसकी बात मैं पिछले वीडियो में डिटेल में कर चुका हूँ। पानी के द्वारा, पवन के द्वारा, लहरों के द्वारा भारी मात्रा में मिट्टी का अपरदन हो रहा है, और वो भारतीय कृषि के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। समर्थन मूल्य प्राइस, सपोर्ट प्राइस, जो भारत सरकार द्वारा घोषित की जाती है, अभी 3 कानून भी बने, उसकी भी बात हमने की, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रह जाता है, उनको कोई मिलता नहीं है कुछ भी इस तरह की चीजें। ये बहुत बड़ी समस्या है। रोग और कीड़ों को फसलों में नुकसान, हर साल आप देखते होंगे कितने इंसेक्ट्स आते हैं, टिड्डियां वगैरह खेतों में, कोई बीमारियां लग जाती है, खड़ी की खड़ी फसल खत्म हो जाती है, और किसानों को बहुत नुकसान होता है इससे। परंपरागत सोच और निरक्षरता का, इलिटरेट है वो, और ट्रेडिशनल थिंकिंग रखता है। नई कोई फसलें आई है, नया किसी मार्केट में किस फसल की डिमांड ज्यादा है, क्या उगाना चाहिए, क्या उग सकता है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, वो किसान समझता ही नहीं इन सब चीजों को। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है इस सब चीजों का। मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, ये बात में पिछले वीडियो के अंदर हमने की थी। तो वो सारी जो समस्या है सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की, वो भारतीय कृषि के लिए बहुत बड़ा नुकसान वर्तमान में है। ये
भारत की समस्या। और ये इस इमेज को देखिए, अब अभी भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें कि भारत का किसान किस लेवल पर अभी वर्तमान में संघर्ष कर रहा है। तो इतना समझने के बाद हम कुछ सवाल आपसे कर लेते हैं ताकि आप इनका आंसर दे सकें। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय बीज नीति कब घोषित की गई? आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कितना योगदान है? भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? खरीफ में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।